माई सेल्फ प्रियंका कपूर। हम लोग ल्यूवेलिस थ्योरम पे बात कर रहे हैं। तो ल्यूवेलिस थ्योरम में स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ एफ ऑफ जेड इज इंटीग्रल फंक्शन इट मीन्स एनालिटिक फंक्शन, है ना। इफ एफ ऑफ जेड इज इंटीग्रल फंक्शन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एम। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है ना। ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जेड की सारी वैल्यूज के लिए, है ना। वेयर एम इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एम क्या है हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट, देन एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। इन्होंने बोला जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो इंटीग्रल फंक्शन है ना। ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है और m क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये जो इनइक्वालिटी है z की सारी फाइनाइट वैल्यू के लिए होल्ड कर रहा है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार समझते हैं, f ऑफ z हमको दे रखा है इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है और बोला गया है कि ये जो है फंक्शन वो कैसा है, बाउंडेड है ना। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो इसका मतलब कैसा है, जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, वो कांस्टेंट फंक्शन है ना। इतनी बात बोल दी इन्होंने हमें, ठीक। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड एंड इज बाउंडेड इज अ कांस्टेंट। ये तो वही बात हो गई, एनालिटिक है यानी कि इंटीग्रल फंक्शन है, तो फंक्शन एनालिटिक है जेड की फाइनाइट वैल्यू के लिए और फाइनाइट वैल्यू के लिए, तो फंक्शन और बाउंडेड भी है, तो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। कुल मिलाकर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो और बाउंडेड हो तो वो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, फंक्शन कांस्टेंट तभी होगा जब वो फंक्शन एनालिटिक होगा और बाउंडेड होगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करना है हमको। एक तो मैंने कॉची इंटीग्रल से आपको प्रूफिंग सिखाई थी इसकी, कॉची इंटीग्रल से कैसे करेंगे, और एक प्रूफिंग जो है मैं वो अभी बताऊंगी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से, ठीक। देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमको। एक हमने सर्किल कंसीडर करा, ठीक, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ये ओरिजिन सेंटर हो गया इसका, ठीक। और यहाँ एक रेडियस हमने कैपिटल आर डिफाइन कर दी, ठीक। इस सर्किल की जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस क्या है, आर है। हमने दो कोई पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, जो आपकी मर्जी है। दो पॉइंट से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि ये Z1 पॉइंट ले लिया और ये Z2 पॉइंट ले लिया, ठीक। अब Z1 और Z2 जो पॉइंट है वो इस सर्किल के अंदर है ना। और जो रेडियस की जो वैल्यू होती है वो बाउंड्री तक होती है, सेंटर से लेकर इस तक, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो मॉड ऑफ Z है, Z1 है, मॉड ऑफ Z1 जो है हमारा वो छोटा है ना आर से, रेडियस से छोटा होगा ये, क्योंकि रेडियस तो बाउंड्री तक होती है। और Z1 पॉइंट हमने कोई अंदर कंसीडर करा है और Z2 पॉइंट भी हमने कोई कैसा कंसीडर करा है, अंदर कंसीडर करा है, वो भी कैसा होगा, छोटा होगा आर से, है ना। तो आप जानते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, वी नो दैट कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल क्या होता है, एफ ऑफ Z1। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सर्किल के अंदर यानी कि कंटूर के अंदर ही किसी पॉइंट पर लगता है ना। एफ ऑफ Z1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो 1/2πi इंटीग्रेशन। अब जो कंटूर हमने कंसीडर करा है उसको हमने C बोल दिया, है ना। सर्किल जो कंसीडर करा है उसको हमने C बोल दिया, एफ ऑफ Z और Z माइनस Z1, इस Z1 की बात कर रहे हैं dz। एक तो हमने ये बना दिया। अब Z2 के लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ Z2 इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेशन C एफ ऑफ Z डिवाइड बाई Z माइनस Z2 dz। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड, ठीक। अब देखो फंक्शन को कैसा दिखाना है हमें, फंक्शन को दिखाना है कांस्टेंट। तो फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, जब हमने दो पॉइंट अंदर लिए हैं। फंक्शन कांस्टेंट मतलब दो पॉइंट लिए हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ये बताना है हमको, है ना। फंक्शन कांस्टेंट देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से बताया था कि एफ ऑफ डैश 0 आ जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कॉची इंटीग्रल वाले से हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, है ना। इस कंडीशन में फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, जब एफ ऑफ Z1 की वैल्यू एफ ऑफ Z2 के बराबर हो जाए, है ना। यानी कि Z1 Z2 दो पॉइंट लिए हैं, वो दो पॉइंट सेम ही वैल्यू दे रहे हैं, है ना। दो फंक्शन सेम ही वैल्यू दे रहे हैं, तभी तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, है ना।
अगर ये वाली कंडीशन हम इससे हम होल्ड करवा दें कि दोनों वैल्यू बराबर हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बस आपको अब यही काम करना है, फंक्शन को कांस्टेंट दिखाना है। ठीक, तो f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z2 क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2 पाई हम कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, इंटीग्रेशन c f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस z1 dz माइनस इंटीग्रेशन c f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस z2 dz। ठीक है, ये तो हमारी होगी f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2। अब क्या करें, इंटीग्रेशन c f ऑफ z को हम कॉमन कर लें यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू जो हमारी चल रही है f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन c f ऑफ z मैंने यहाँ कॉमन कर लिया। ठीक, अंदर देखो क्या रह गया, 1/z माइनस z1 माइनस 1/z माइनस z2 और साथ में हमने क्या कॉमन कर लिया, dz कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन c f ऑफ z। जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर वैल्यू बचेगी z1 माइनस z2 डिवाइड बाई z माइनस z1 और z माइनस z2 dz। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। आपको क्या पता है, गिवन क्या है कि मॉड ऑफ f ऑफ z की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m है ना। तो यानी कि मॉड ऑफ f ऑफ z की यहाँ पे अगर मैं m लगाऊं तो कुछ कंडीशन सॉल्व हो सकती है। तो इसका यूज करना है हमको कि फंक्शन बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो जो कंडीशन है तो वो इसमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, तो मॉड ऑफ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2, जब मॉड लगाते हैं तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन c f ऑफ z1 माइनस z2 डिवाइड बाई z माइनस z1 z माइनस z2 और ये dz। ठीक, मॉडुलस अंदर भेजो तो इनइक्वालिटी में आ जाएगा, तो 1/2 बचेगा, i तो हमारा 1 हो गया, इंटीग्रेशन c मॉड ऑफ f ऑफ z मॉड ऑफ z माइनस z2 डिवाइड बाई z माइनस z2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z माइनस z1 मॉड ऑफ z माइनस z2 और मॉड ऑफ dz। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, मॉड ऑफ f ऑफ z की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लगा दें लेस देन इक्वल्स टू m, तो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 पाई, तो m आ गई तो m बाहर आ गया। ठीक, z1 माइनस z2 ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है वो z के लिए है, तो ये हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन के बाहर कर दें, तो z1 माइनस z2 हमने इस इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। अंदर देखो क्या बचा, इंटीग्रेशन c मॉड ऑफ dz डिवाइड बाई z माइनस z1 और z माइनस z2। अब यहाँ पे भी क्या करो, मॉडुलस को अंदर भेज दो, जो मॉडुलस को अंदर भेज दोगे तो मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z2, इसको अलग अलग कर दें, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1/2 पाई m z1 माइनस z2, मॉड चल रहा है इसमें तो मॉड लगा दें हम, m z1 माइनस z2 मॉड ऑफ dz मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है, देखते हैं नीचे वाला दिखाई दे रहा है या नहीं, दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो मॉड ऑफ z को हमने क्या लिया था, r लिया था, और मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 ऐसे ही रखेंगे, मॉड ऑफ z की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, मॉड ऑफ r कर देंगे। ठीक, इसको रफ करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं अभी आगे। अब देखो जब हमने वैल्यू लगाई तो इनइक्वालिटी 1 इक्वल में चेंज कर दिया, 2 पाई m z1 माइनस z2 इंटीग्रेशन c मॉड ऑफ dz
डिवाइड बाई आर माइनस मॉड ऑफ Z1, ए की वैल्यू हो गई, और आर माइनस मॉड ऑफ Z2, ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे आपने कंसीडर करा था कि जो z की जो वैल्यू है वो क्या है, मॉड ऑफ z कितना है, r है ना। तो यहाँ से z कितना हो जाएगा, r e की पावर i थीटा, ठीक। तो dz कितना हो जाएगा यहाँ से, r i e की पावर i थीटा d थीटा, है ना। तो मॉड ऑफ dz लेना है, तो मॉड ऑफ dz क्या हो जाएगा, r i e की पावर i थीटा d थीटा, ठीक। तो जो मॉड होता है आई को 1 में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या वैल्यू बचेगी, आर डी थीटा। तो यहाँ से मॉड ऑफ डी जेड कितना आ गया, आर डी थीटा। तो मॉड ऑफ डी जेड की जगह हम क्या लगाएंगे, आर डी थीटा, है ना। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी हमारी चल रही है 1/2 पाई एम Z1 माइनस Z2 इंटीग्रेशन। अब देखो आर में चेंज करा हमने ऐसे, है ना, आर में चेंज करा, यानी कि ये वाला जो इंटीग्रल है वो आर और थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई आ जाएगी। तो आर डी थीटा, ये पता है आपको, बता चुके हैं कि जब चेंज करते हैं तो लिमिट आ जाती है, और अगर जेड में फंक्शन चल रहा होता है तो कंटूर चलता है, सी चलता है साथ में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारी आर माइनस, अब देखो ये आर माइनस मॉड ऑफ Z1, आर माइनस मॉड ऑफ Z2, हेड टू क्या चीज, ये कांस्टेंट की तो है, फंक्शन जो इंटीग्रल है वो किसका है, थीटा का है, थीटा का इंटीग्रल है। तो क्या करें, इन दोनों को हम क्या कर दें, बाहर कर दें। तो आर माइनस मॉड ऑफ Z1 और आर माइनस मॉड ऑफ Z2 बाहर कर दिया, ठीक। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई एम Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई आर माइनस मॉड ऑफ Z1, आर माइनस मॉड ऑफ Z2। इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आर आएगा, और साथ में क्या आएगा, 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो 2 पाई हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू आ गई, तो इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इस वाले आर को कैंसिल करना है, तो यहाँ से एक आर कॉमन कर लें, तो यहाँ पे 1 माइनस मॉड Z अपॉन आर बचेगा, ठीक। तब इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो 0 के इक्वल तब होगा, देखते हैं अभी, एक मिनट देखते हैं इसमें। देखिए ये चल रहा है मॉड ऑफ एफ ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉडल्स वैल्यू ऑफ दिस, किसके इक्वल चल रहा है, 1, यानी कि m Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई आर माइनस मॉड ऑफ Z1 और आर माइनस मॉड ऑफ Z2, ठीक। ये चल रही है, और ऊपर क्या चल रहा है, आर, ठीक। ये वाले आर को कैंसिल करना है, इस वाले टर्म को जब ये 0 से इक्वेट करोगे तभी तो एफ ऑफ Z1 और एफ ऑफ Z2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी आप कांस्टेंट बता पाओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से r टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला r कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो वैल्यू बचेगी 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाई r, ये वाला r ऐसे ही रहने देंगे। देख लेते हैं एक बार इसको भी, मॉड ऑफ एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 इक्वल m Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई, ये वाला आर मैंने यहाँ कॉमन कर दिया, ये वाला आर मैंने लिख दिया, ठीक। तो 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाई आर, इसका आर हमने कॉमन नहीं करा क्योंकि एक ही आर हमको कैंसिल करना है, मॉड ऑफ Z1 ये आ गया, ठीक। इस आर से आर कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करो, r टेंड्स टू इंफिनिटी, क्यों करना है, क्योंकि इसको हमें 0 से इक्वेट करना है, फंक्शन को कांस्टेंट बताना है। फंक्शन कांस्टेंट तभी होगा जब ये जो है 0 से 0 के इक्वल हो, है ना। जो हमने सर्किल लिया था वो बहुत बड़ी रेडियस का सर्किल ले लेंगे अब हम, मॉड ऑफ Z1, जैसे कि मैंने कॉची इनइक्वालिटी में आपको डिफाइन करा था ल्यू वैलियस थ्योरम, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मॉडलस वैल्यू यानी कि 0 हो गई, यानी कि एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 कैसा हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ Z1 इक्वल एफ ऑफ Z2 क्या आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 के बराबर है, इसका मतलब ये है फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है ना। जब दोनों पॉइंट एक ही हो गए आपकी, तो फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। आगे बात समझ में। तो इस तरीके की थ्योरम को आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो कॉची इनइक्वालिटी का यूज कर लो, या इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाय।